Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। warm welcome, Dr. Sharma. थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Estimates of food grain production is at record 3,297 lakh tons, says Union Agriculture Ministry. Coal dispatch crosses 500 million tons in 200 days. Ministry aims to cross 1 billion tons dispatched this year. And key domestic stock indices end in red for the second consecutive day amid negative cues from global share markets. केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि इस बार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड लगभग 3,297 लाख टन रहने का अनुमान है। देश में 200 दिनों में 500 मिलियन टन से अधिक कोयला उपभोक्ताओं को भेजा गया। मंत्रालय का लक्ष्य इस वर्ष 1 अरब टन से अधिक कोयला भेजने का है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख पर घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में हुई गिरावट, प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ हुए बंद। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड लगभग 3,297 लाख टन तक रहने का अनुमान है। 2021-22 की तुलना में इस वर्ष का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन लगभग 141 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के अनुमानित उत्पादन जारी किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन भी पिछले 5 वर्षों 2017-18 से 2021-22 तक के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 3,000 लाख टन अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि 2022-23 के दौरान कुल चावल का उत्पादन लगभग 1,350 लाख टन, गेहूं उत्पादन लगभग 1,100 लाख टन और कुल दाल उत्पादन लगभग 260 लाख टन रहने का अनुमान है। कृषि मंत्री ने इस बीच कहा है कि सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्बाध कार्यान्वयन कर रही है। इस कारण रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन सहित कृषि क्षेत्र में हर किसी के प्रयास के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। बीते वर्ष भी और इस वर्ष भी जो मौसम के आसार थे और जो अनुमान था कि अल नीनो का प्रभाव पड़ सकता है भारत पर, इन सब के बाद भी देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किन अर्थों में ले रहे और क्या टिप्पणी करना चाहेंगे भारत के इस प्रदर्शन पर? देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका प्रदर्शन जो पीछे हम 4-5 साल में देख रहे हैं बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आप एग्रीकल्चर का ग्रोथ में अनुमान देखेंगे, जो हमने ग्रोथ हासिल की है पीछे 4-5 साल में, वो 3% से ज़्यादा हर एक साल रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि पिछले काफ़ी वर्षों में कभी ऐसी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं देखी, जो कंसिस्टेंटली मोर देन 3% एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 17-18। तो एक बहुत अच्छी बात है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में मोमेंटम आया है। उसी की वजह से हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हर एक साल नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। बावजूद इसके कि कई बार जो मौसम के हालात हैं या जैसे अल नीनो का इस बार इम्पैक्ट बता रहे थे, तो पिछले साल भी, तो उसके बावजूद भी हम अच्छा रिकॉर्ड फसल जो है वो उत्पादित कर पाए हैं और लगभग कोई 4.5% का इजाफा हुआ है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। ये जरूर है कि दालों में कुछ नरमी रही है, दालों में थोड़ा
पिछले 21-22 के मुकाबले में थोड़ा गिरावट है, 4-4.5% की गिरावट हुई है। 27 मिलियन टन से 26 मिलियन टन के आसपास का हम उत्पादन कर पाए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आता है या फिर थोड़ी इन्फ्लेशनरी कंडीशंस भी थोड़ा स्टोक होती है। तो कुल मिला के हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का पिछले 5-6 साल में ये अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। अगर हम आज़ादी के बाद का 1951 से लेके डेटा देखें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ लगभग कोई, अगर पिछले दशक को ही देखें तो लगभग कोई 3.8% ऑन एन एवरेज हर एक साल पिछले 2011 से 20 तक जो अनुमान है वो ग्रो किया है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन से भी ज़्यादा रेट पे ग्रो किया है। बिल्कुल So, Dr. Sharma, you're saying this is the best performance of the जी agriculture production. So what are the factors behind this 141 lakh tons growth that we see in this year? Many factors, because government policies and government has undertaken so many reforms, like the insurance policies and then the Kisan credit card, and many reforms are there. For soil health card is there, so many reforms are there. So that's why the agriculture sector is now in a great momentum to move forward and increasing its trajectory in not only in the production but in the exports also. If you go by the numbers, like in the export numbers, we increased from $30 billion to 40 in 2021, then 40 to 50 21-22, then again more than $50 billion in 22-23. So the trajectory of exports is also increasing significantly year after year. That is the effect of the reforms and our outreach in the global markets and connectivity with the global value chains. So reforms associated with the hard work by our farmers and the policy reforms and opportunities in global markets, all these factors are paving the way for a great momentum in the agriculture sector and the sustainable growth of the agriculture sector. So does this give us a reason to have a closer look at the rural economy going forward, because that is where the consumption is going to come going forward? Yes, because agriculture sector is a major growth driver of the demand trajectory. If agriculture sector grows, then the demand for the goods and services and the manufacturing sector also flourish. So agriculture sector is a major growth driver because our major population is in the rural areas and more than 50% population is still dependent on the agriculture sector. So that's why the 50% demand is coming from the agriculture sector. So if agriculture sector grows in a high trajectory, that also supports the manufacturing and the services growth and overall growth momentum in the Indian economy. Global opportunities, I would like to mention that our exports are at around $50 billion, US dollar 50 billion, or somewhere between 50 to 55 if I go by the recent numbers of the last year. So there is a great opportunity in the global market because global exports of such products, of the agri and food products, are more than $1,400 billion. We are at around less than 1% of the total global exports. So there is a great opportunity. We can scale up this production and we can scale up our exports also to the next level, like $100 billion, $200 billion. And there is a policy by the government of India, new agri food processing policy, which envisages that we have to achieve $100 billion export trajectory in the next few years. So that is there is a great momentum in the agri and food processing industry. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में हमारी चर्चा अभी भी जारी रहेगी। भारत ने 7 देशों को 13,40,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात किए जाने की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय से कल जारी अधिसूचना के अनुसार नेपाल, कैमरून, कोट डीवा, गिनी गणराज्य, मलेशिया, फिलीपींस और सेशल्स को चावल निर्यात किया जाएगा। फिलीपींस को 2,95,000 मीट्रिक टन, कैमरून को 1,90,000 मीट्रिक टन और मलेशिया को 1,70,000 मीट्रिक टन चावल दिया जाएगा। कोट डीवा और गिनी को 1,42,000 मीट्रिक टन, नेपाल को 95,000 मीट्रिक टन और सेशल्स को 800 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल का निर्यात होगा।
ये निर्यात राष्ट्रीय सहकारिता निर्यात लिमिटेड के माध्यम से होगा। यहाँ पर डॉक्टर शर्मा हम समझना चाहेंगे कि बस यानी चावल के निर्यात पर थोड़ी यानी जो अनुमति दी गई है इसका पहले तो हम औचित्य समझना चाहेंगे, और दूसरा चावल के यानी जो स्थितियां हैं कृषि की उसमें क्या अब हम फिर से जो निर्यात पर एक प्रतिबंध जैसी स्थिति थी उससे उबरने के आसार दिख रहे हैं आपको? देखिए, टाइम टू टाइम फर्स्टली हमें सबसे पहले तो अपनी डिमांड को और अपनी जो फूड सिक्योरिटी है उसको देखना होता है। भले ही हम एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत तवज्जो दें, लेकिन सबसे पहले हमारा अपना देश, हमारी अपनी डिमांड सबसे पहले होती है। तो जिस तरीके से अभी हमने अनुमान देखे हैं, जो फाइनल एस्टिमेट्स आए हैं, तो उसमें जैसे आपने बताया था कि राइस में बहुत अच्छी प्रोडक्शन जो है जी, लगभग सीरियल्स में जो है 12.5% का जो ग्रोथ आया पिछले साल में 22-23 में, तो हमारे पास पर्याप्त भंडार हैं। तो हम आगे इसमें जो निर्यात भी आगे हम कर सकते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है, जिससे कि जैसे मैं बता ही रहा था कि एक एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी जो हमने $50 बिलियन से ऊपर की अचीव की है, उसको आगे मेंटेन करने के लिए, उसको आगे और बढ़ाने के लिए, लाइक $100 बिलियन तक हम अगले 4-5 साल में कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हमें एक ऐसी तवज्जो देनी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो कर पाएँ। अगर हमारे पास सरप्लस है तो हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, so that our production possibilities are expanding and we are able to produce more and more and to participate more and more in the global market arena. जी। Moving on, coal dispatch crosses 500 million tons in 200 days. Ministry aims to cross 1 billion tons dispatch this year. Coal Ministry has set a target to produce and dispatch 1,012 million tons of coal to consumers during the financial year 2023-24. The ministry has dispatched 500 million tons of coal as on 17th of October 2023. The dispatch has been achieved in 200 days despite monsoon season within the first half of the year. During the second half of the year, the rate of production and dispatch is normally higher than the first half. It is therefore expected that this year dispatch of coal would exceed 1 billion tons mark. इस खबर पर फिर यानी हम प्रतिक्रिया आपकी समझना चाहेंगे। एक उल्लेखनीय कह लें कि उपलब्धि देश ने हासिल की है, और जो लक्ष्य है वो भी काफ़ी अच्छा लक्ष्य दिख रहा है देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए। जी, माइनिंग में हमने काफ़ी अच्छी माहिरियत हासिल की है। पीछे के अगर 1-2 वर्षों में हम देखें, जो रिसेंट IIP नंबर्स हैं उसी में जो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में जो अनुमान आते हैं, तो माइनिंग बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी उपलब्धि है। आने वाले टाइम में हम आत्मनिर्भर की जैसे बात करते हैं कि वी आर गोइंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट, तो उसमें हमें जो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो फुलर यूटिलाइजेशन, हम कैसे उनको और एक्सप्लोर कर सकते हैं विद इन दी नॉर्म्स ऑफ द एनवायरनमेंट, तो एक बहुत बड़ा कदम है कि हम अच्छे से जो है अपने माइनिंग सेक्टर को प्रफुल्लित कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में अच्छा रोजगार के संसाधन भी पैदा करता है, जो हमारी जिसमें कि स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा से डिप्लॉय हो सकती है। यानी हम यदि फिर से एक पूरक सवाल आपको पूछें तो कोयला नीलामी की जो नई प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें कि पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है, हम क्या समझें कि इन सबों का मिला जुला अभी प्रभाव जो हम देख रहे हैं, जो ये अच्छे से हम जो नंबर हमें बता रहे हैं कि देयर आर रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इफेक्टिव एक्चुअली। हाँ, इसके साथ साथ ये है कि भेजा भी गया है, यानी हमने एक और हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर उसको टाइम पर डिलीवर कर रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जब हमारे पास सरप्लस है देन वी शुड एक्सपोर्ट आल्सो। Correct. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे सत्र में गिरावट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के संकेतों के बीच आज निवेशकों ने बिकवाली की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 65,650 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16,650 अंक के स्तर से नीचे आकर बंद हुए। सेंसेक्स 248 अंक घाटे में रहा, 65,628 पर बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक फिसलकर 19,625 दर्ज हुआ।
छोटी और मझोली कंपनियों के रुख पर ध्यान दें, यानी विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो वहां थोड़ा सा अलग अलग रुख दिखा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.08% घाटे में रहा, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी सी लिवाली Key domestic stock indices ended in red for the second consecutive day amid negative cues from global share markets. The BSE Sensex closed below 65,650 mark, while the NSE Nifty ended below 19,650 level. The Sensex fell 248 points or 0.23% to finish at 65,628. The NSE Nifty slipped 46 points or 0.24% to settle at 19,625. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.08%, while the small-cap index added 0.07%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 9 companies appreciated, while 21 companies declined. Nestle India climbed 3.7%, Ultratech Cement gained 2.8%, and IndusInd Bank rose 2.1%. On the other hand, Wipro declined 3%, Tech Mahindra fell 1.3%, and NTPC slipped 1.1%. In sectoral indices at the 0.3%, and consumer discretionary added 0.2%. On the other side, metal sector fell 1%, energy index slipped 0.6%, and oil and gas ended 0.5%. The overall market breadth was positive as shares of 1,851 companies gained, while those of 1,843 companies declined. A total of 138 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 83 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 106.53 पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम समझना चाहेंगे किन अर्थों में ले रहे। कल भी गिरावट हुई और आज भी गिरावट हुई है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि गिरावट आज मामूली सी दिख रही है, लगभग 0.25% की गिरावट है। किन अर्थों में ले रहे कारोबार को? देखिए, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें हम इजराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पूरा मार्केट्स को, ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मार्केट्स में गिरावट है, और दूसरा जो करेंसीज के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, और बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारी मार्केट भी इम्पैक्टेड है। भले ही हमारे पास बहुत अच्छे संसाधन हैं, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छे ट्रैजेक्टरी में है। वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकॉनमी अमंग द मेजर इकॉनमी। जबकि रीसेंट नंबर जो मैक्रो नंबर्स हैं, खास करके अगर मैं IIP नंबर्स की बात करूं तो 10% से ऊपर की ग्रोथ आई है। कोर इंफ्रा की बात करूं तो 12% के ऊपर की ग्रोथ है। GST नंबर्स की बात करूं तो 1,62,000 करोड़ का हमने GST कलेक्शन की है। और इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी जो है दैट इज ऑल्सो कमिंग डाउन। 5% के आसपास हमारा इन्फ्लेशन आ गया है CPI में, जो एक बड़ी गिरावट, जो लगभग कोई 7.25% से गिर के 5% के बीच में आया दो महीनों में जी। तो कुल मिला के जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारी बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आर इम्पैक्टिंग सिग्निफिकेंटली नॉट ओनली द इंडियन मार्केट बट द अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारी मार्केट्स इम्पैक्टेड है। तो कारण ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रिजिविनेट हो सकते हैं। इन्फ्लेशन वापस अपनी हायर ट्रैजेक्टरी में जा सकता है बहुत सारे इकोनॉमीज में, जहाँ पे अभी इन्फ्लेशन संभला भी नहीं है। खास करके अगर हम कुछ इन्फ्लेशन नंबर्स की बात करें तो US में अभी भी इन्फ्लेशन जो है 3.7% है, जो कि उनके टॉलरेंस लेवल पे से 0.7% अभी भी ज़्यादा है, जो उनका 2.5 से 3% तक का जो उनका अनुमान है कि यहाँ तक होना चाहिए। और UK में सिग्निफिकेंटली हाई, उसमें तो 2% का टॉलरेंस लेवल है और इन्फ्लेशन जो है 0.7% है, तो काफ़ी हाई है। और ऐसे ही जापान में भी हाई है इन्फ्लेशन। इंडिया में हमारा जो
4% का जो ट्राजेक्टरी है, जो एक हमारा बैंड है, उससे अब 5%, तो 1 परसेंटेज पॉइंट से अभी भी हाई है। तो कुल मिला के इन्फ्लेशन की स्थिति जो है, जैसे जिस तरीके से हमने मेजर्स लिए, जिस तरीके से जो एक मॉनेटरी सिंक्रोनाइज्ड मूव हुई, जो सेंट्रल बैंक्स ने अपने पॉलिसी रेट्स इंक्रीज किए, जिससे कि इन्फ्लेशन की रफ्तार थमी और काफ़ी हद तक अगर ये लिंगर करती हैं तो इनका वापस जो असर है, खराब असर जो है इन्फ्लेशन के ऊपर, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होंगी। तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से इन्फ्लेशन में जब गुड्स एंड सर्विसेज नहीं उस तरीके से प्रफुल्लित होंगी तो इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर आएगा, और इन्फ्लेशन वापस रिजुवेनेट होगा तो फिर पॉलिसी रेट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है इम्पैक्ट हो सकता है। So, Dr. Sharma, investors are closely monitoring three things. One is the Q2 earnings season, what is happening, and they are responding well to it, just like auto sector did quite well today because their Q2 results came out pretty good. The second thing is the US Fed chair speak. That is going to determine the action of the investors. And the third is the West Asia development, which you've been talking about. So going forward, would you tell us how these three, say tomorrow or in the week to follow from tomorrow onwards, how will the markets be behaving, keeping these factors in mind? Yes, I think markets will remain sideways. Markets will not see a significant correction or significant upside because markets are now uncertain, because these three factors are very important. Like our quarterly numbers will be better, but this situation, geopolitical situation, is totally uncertain. We can't say anything that what is going to happen tomorrow or day after, because situation is very tense. So that's why the markets, because our macroeconomic numbers are strong, and our corporate numbers will also be strong. That will remain strong. But the US Fed rate, I don't see that there is a room to increase the Fed rate sooner than expected. There is no, I think they will remain accommodative. They will not increase the policy rate in the coming time. But the situation, the major worrying factor is the geopolitical development. So if this is settled, then there is a great room for the markets to rejuvenate from the current levels. But if this situation lingers, then the markets will remain sideways, and some volatility may also be So in the given scenario, what would your advice be to the investors? What should they be doing? I think they should remain invested. They should not take the fresh positions because time is uncertain. But they should not be expecting any great movement upside in the shorter period. Till this settles. So for the longer period of time, I think market is a great opportunity for the retail investors and all types of investors. But in the shorter period, there may be a volatility, and they should not be expecting any return in the shorter period of time. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजार की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज तेज बिकवाली देखने को मिली। एक और अमेरिका में कंपनियों द्वारा मिले जुले घोषित परिणाम के असर, और दूसरी ओर ट्रेजरी यील्ड के मूल्यों के बढ़ने का दबाव कल अमेरिकी शेयर बाजार पर भी दिखा, और आज एशियाई शेयर बाजार में निवेशक भी प्रभावित हुए हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका ने भी एशियाई शेयर बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक 2.5% लुढ़क गया। जापान के निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया के कोस्पी दोनों सूचकांक लगभग 2% घाटे के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.8% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 1.2% की गिरावट हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी बिकवाली दिख रही थी। एक और निवेशकों के बीच कंपनियों की आय घटने की आशंका दिखी। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव का और ब्याज दर अनिश्चित रहने की संभावनाओं के बीच बिकवाली करते ही मुख्य रूप से नजर आ रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.7% घाटे में चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 0.4% और जर्मनी का डेक्स 0.1% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे।
US stocks slid yesterday amid escalating turmoil in the Middle East, which dampened risk appetite. Yields on 10-year US government bonds gained for a fourth day, closer to reaching 5% for the first time since 2007. Federal Reserve Bank of New York President John Williams said interest rates will have to stay at restrictive levels for some time to bring inflation back to the central bank's target. The Dow Jones Industrial Average fell 1%, the S&P 500 slipped 1.3%, and the Nasdaq Composite dropped 1.6%. So, Dr. Sharma, you think Dr. Jeremy Powell will also act on the comment that John Williams has said that the interest rate will have to stay at restrictive levels? Right. Do you think? He's right. Yes. Because inflation trajectory is not coming to the level of their expectations. So that's why the interest rates will remain at the current level till the inflation situation settles. But if there is any escalation in the inflation numbers, then they can take decision to move forward with the increased policy rates. So that is uncertain environment right now. So that's why markets are impacted and markets are showing the volatility and sometimes corrections also. But our market, though facing some corrections, but the markets recover significantly from the lows and some volatility is there, but markets will remain more or less sideways. So how do you see the largest 1 week rise in 10-year Treasury yields in 18 months? Yes, that is majorly because of the uncertainty and the developments in the geopolitical segment. Like if you go by the numbers during the last 1 month, bond yields increased from 4.3 to 4.9, a significant increase during the last one month only. So that's why, because of such kind of geopolitical developments are impacting the trajectory of the yields. So that's why yield curve is increasing. Okay. Moving on, Directorate General of GST Intelligence detects 1.36 lakh crore rupees under tax evasion. Being the premier intelligence and investigating agency of GST tax evasion across the country, the Directorate General of GST Intelligence initiated a special drive against the practice of claiming fake input tax credit to plug the leakages in government revenue. From April 2020 to September 2023, more than 6,000 fake cases involving more than 57,000 crore rupees GST evasion has been detected and a total of 500 persons have been arrested. This is very, very serious matter. Very short comment. Yes, because we have to increase the compliances, and compliances must be in force, and I think we have to go a long way to increase our tax to GDP ratio so that more and more people are becoming the tax compliant and there is no evasion in such system, because we have to achieve an average of at least the Asian economies, which is more than 20%, and we are at around 17%. So there must be more focus on such kind of development so that evasion is not there, and taxpayers are paying the tax honestly. Okay. Yes. Brent crude prices today declined amid worries in the Middle East. In intraday trade, the Brent crude was trading at $90.33 per barrel. West Texas Intermediate crude price was trading at $87.35 per barrel when reports last came in. और अंत में चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य आज समाचार तैयार किए जाने तक 127 रुपए घटकर 59,926 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 135 रुपए फिसलकर 71,760 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर चलें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक सोना मंदी के साथ $1,962 प्रति औंस पर था। चांदी भी कमजोर थी और $23.04 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you for being with us, Dr. Sharma. Thank you. And before we close the headlines once again,
Estimates of food grain production is at record 3,297 lakh tons, says Union Agriculture Ministry. Coal dispatch crosses 500 million tons in 200 days. Ministry aims to cross 1 billion tons dispatched this year. And the key domestic stock indices end in red for the second consecutive day amid negative cues from global share markets. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.